होती थी एक जमाने में कि इजराइल का वेपन या इजराइल के हथियार या ये तमाम चीजें, तो वो बड़ी अब बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आके खड़ी हो चुकी हैं। बहरहाल अब मेरे साथ मैं समझ रहा हूँ कि जहां तक फजील अहमद साहब अटैच हो चुके हैं पूरी तरह से, और मैं खैर मकदम करता हूँ दिल की गहराइयों से उनका, मैं स्वागत करता हूँ हिंदी में कहा जाए अगर। तो बहरहाल तमाम ये खबरें थी जिन पे हम आज के प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पे हम एक तबसरा देखने को मिलेगा जनाब फजील अहमद साहब का। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका, आपने कीमती वक्त दिया। हमारे नाजरीन भी आपको बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले एक ईरान ईरान के लिए मोसाद का एक बयान आया, उस पर पहले बात कर लेते हैं कि क्या मोसाद चीफ का बयान कि खतरे की निशानदेही हो रही है या जंग की भूमिका बनाई जा रही है? मोसाद चीफ का बयान आया है, ईरान चीफ का बयान नहीं, मोसाद चीफ का बयान आया है कि ईरान जो है इजराइल को मिटा देने वाली तैयारी कर रहा है। ऐसा बयान मोसाद चीफ ने दिया है। और चूंकि वो मोसाद है तो मोसाद ही तो सर्टिफिकेट जारी करता है पूरी दुनिया को इजराइल की तरफ से। तो मोसाद ने अपने देश को आगाह किया है। अब इसके अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, नेतन्याहू से उसके कितने अच्छे संबंध है नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू को तो इजराइल के सभी लोग नापसंद कर रहे हैं, आवाम से लेके अफसर तक, मिनिस्टर तक, कोई भी नहीं चाह रहा है। अब उसमें ये देखना है कि वो नेतन्याहू के गुड लिस्ट में है कि नहीं है मोसाद के चीफ, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर गुड लिस्ट में है फिर तो ये इजराइल अंदर से काफी इस खबर की या इस बयान के बाद सहम गया होगा। और ऐसा नहीं है कि ये बयान मोसाद ने दिया है तो इसके पहले वो नेतन्याहू को या सरकार के लोगों को नहीं आगाह किया होगा, पहले आगाह किया होगा। नहीं किसी ने ध्यान दिया है तो वो पब्लिक डोमेन पे ले आ दिया एक बात। क्योंकि देखिए इस तरह की जो एजेंसियां होती हैं, जो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, वो जल्दी कोई पब्लिक में बात बाहर नहीं करती। वो अपनी सरकार को चीजों को गुप्त रखती है, और क्या कन्वर्सेशन किससे हुआ ये भी गुप्त रखती है। लेकिन अब सोचिए कि जो मोसाद दुनिया की माहिर इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, उसका चीफ पब्लिक डोमेन पे आके ये बात बोल दिया। इसमें या तो ये ईरान को मतलब उकसाने वाली बात है, या फिर अपनी सरकार को डरवाने वाली बात है, या फिर सरकार के प्रति आवाम को डरवाने वाली बात है। आवाम को भी डरवा सकते हैं ना कि भाई हम नेतन्याहू को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो तुम लोग तैयार हो जाओ ईरान का हमला झेलने के लिए। ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर, ये पॉइंट आ सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है कि अगर आप किसी को, जनरली कोई भी इंटेलिजेंस का आदमी, चाहे CIA हो चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो कोई भी बात जल्दी, उसकी शपथ होती है इसी बात की, वो कसम खाता है कि हम अपने, और इतना गुप्त उसका हर चीज होता है। बहुत से लोग तो इंटेलिजेंस के अफसरों को भी नहीं जानते। आपके बगल में कोई अधिकारी आके रह रहा होगा और 5-7 साल से रह रहा होगा, और आप नहीं जान पाएंगे कि वो इंटेलिजेंस का आदमी है। यही उनकी ट्रेनिंग है, और यही उनकी सारा ट्रेनिंग है। शपथ खाते हैं वो, उनको इसलिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग उनकी ऐसी होती है कि बड़े से बड़ी बात को जज्ब कर ले। वो अपने फैमिली के अंदर भी नहीं बताता है कोई भी बात, उसको ऐसी कसम दिलाई जाती है कि कोई भी बात इंटेलिजेंस की, खास करके आदमी की बात, पहली बात तो कि पैरामिलिट्री फोर्स में ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कोई भी बात अपने ट्रूप्स के अलावा या अपने अलावा अगर आपको कह दिया जाए कि फलां अफसर को यह बात कहनी है तो ही कहनी है, नहीं तो नहीं कहनी है, अपने अंदर तक रहना है। यदि आपको कोई जानकारी दी गई और आपको कहा गया कि अपने फलाना कमांडर को यह बात बता दो, तो आप बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। आपकी मतलब नहीं है, जिससे बतवाना होगा बतवा लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक धोखा देने की चाल है नेतन्याहू की, कि अपने कमांडर से इस तरह की बात, या हेड से, मोसाद के हेड से इस तरह की बात कहलवा करके। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि उनकी बात सरकार अगर नहीं सुन रही है तो वो जनता को सीधे आगाह कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपना इंतजाम कर लो, सरकार के बस का नहीं है और ईरान ऐसा करने वाला है।
समझ रहे हैं आप? इसमें दो बात हो सकती है, या तो वो दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह का एक प्रोपोगंडा भी कर सकते हैं कि साहब मोसाद, कभी भी मोसाद आज तक कभी 7 अक्टूबर हुआ तो नहीं मालूम था उसको, मोसाद को नहीं मालूम था, तो फिर काहे का इंटेलिजेंस है आपका? यही तो फेल्योरेंस है आपका। तो इसमें बिल्कुल ये दो बात ही हमारे हिसाब से सामने आती है। एक तो ये है कि उनकी सरकार नहीं सुन रही, या उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मोसाद चीफ को वो हटा नहीं पा रहे, या मोसाद की मतलब अभी तक जितने भी चार्जेस लगे हैं 7 अक्टूबर से लेके आज तक, सब मोसाद के ऊपर ही लगे कि भाई मोसाद क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई और लगातार ईरान के अंदर तक घुस करके हिजबुल्लाह से जब लड़ाई हुई तो 40 किलोमीटर अंदर तक घुस गया हिजबुल्लाह और 50,000 सैनिक अपने डाल दिए यहाँ पे। आज भी वो पड़े हुए हैं 40 किलोमीटर इजराइल के अंदर। तो इस तरह की, और इसके पहले सबसे बड़ा मोसाद के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन लगा है 7 अक्टूबर कि भाई तुम्हें क्या था, तुम नहीं पता कर पाए, इतना बड़ा हमला हो गया। इजराइल का जो सुरक्षा कवच है वो तो मोसाद ही है ना, मोसाद ही है उसका तो सुरक्षा कवच। तो वो जब शुरू से सबको ये कहा जा रहा है, लेकिन एक आदमी पर सारी जिम्मेदारी डाल देना या एक एजेंसी पर सारी जिम्मेदारी डाल करके आप किनारे हो जाए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोई नेग्लिजेंस होता है तो उसमें आप, मोसाद का चीफ आपको बात करना चाह रहा है, आप बिजी हैं, नहीं बात कर पा रहे उससे, तो क्या करेगा? इस बीच घटना हो गई। इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि जो लीडर है, कंट्री हेड जो है, उसका इंटेलिजेंस के साथ पल पल का रिश्ता होना चाहिए, पल पल का, सेकंड सेकंड का। सेकंड में अगर वो चाहे तो सेकंड में बात कर ले, ऐसा रिश्ता होना चाहिए कंट्री हेड का, लीडर का और इंटेलिजेंस चीफ का। ये नहीं है कि आप उसको 2 घंटा या 4 घंटा या 2 दिन के 4 दिन के बाद आप उसको टाइम दो मिलने के लिए या उसकी बात को सुनो, फिर वो चुप हो जाएगा। इस पूरी बात में हमको दो ही बात समझ में आती है कि एक तो या तो नेतन्याहू से उसके रिश्ते खराब हैं मोसाद चीफ के, दूसरा ये कि मोसाद चीफ का सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लोग हल्के में ले रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं उसको। तो मोसाद चीफ भी एक बड़ी पावर है, जैसे नेतन्याहू हैं वैसे वो भी है। तो उसने डायरेक्ट अपना मैसेज, जैसे हमारे यहाँ के 5 जजों ने पब्लिक डोमेन पे आकर के अपनी बात कह दी थी, याद है आपको? हमारे यहाँ 5 जजों ने पब्लिक डोमेन पे आके इसलिए अपनी बात कह दी थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। ठीक उसी तरह से मोसाद चीफ की बात नहीं सुनी जा रही है या उसे कोई सीरियस नहीं ले रहा है, या नेतन्याहू ने कोई उसके पैरेलल किसी को बैठा रखा है जिससे वो रिपोर्टिंग ले रहे हैं, तो उसके गुस्से में उसने इस तरह की बात पब्लिक में डर पैदा कर दिया इजराइल के, और निश्चित रूप से इसका नुकसान इजराइल को होगा। इजराइल की आवाम में भगदड़ मचेगी, दहशत फैलेगी और लोग भागना शुरू कर चुके होंगे अब तक। ईरान के तो। और चूंकि 12 दिन का ईरान का जो एग्रेशन में जो दिखा एग्रेशन कि इतना थॉट सिस्टम और इतने एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने के बावजूद भी तेल अवीव को तबाह कर दिया, तो पब्लिक तो डर जाएगी इस बयान के बाद। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, पूरे वर्ल्ड में आज इसकी चर्चा है, ट्रेंड में है ये कि मोसाद चीफ ने इसे कहा। लेकिन हम इस बात को बहुत सीरियस नहीं समझते कि इस बात में कोई दम है, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस का चीफ चाहे कुछ हो जाए कभी भी अपनी बात पब्लिक डोमेन पे नहीं ला सकता। ये उसकी कसम है, जिंदगी भर की उसकी मेहनत होती है। इंटेलिजेंस ऑफिसर को पब्लिक डोमेन में कोई बात कहने का अधिकार ही नहीं है, चाहे वो मर जाए, चाहे पूरा देश तबाह हो जाए, लेकिन वो कभी भी पब्लिक डोमेन पे नहीं कहेगा। अगर पब्लिक डोमेन पे कहा है तो वो ईरान के खिलाफ दुनिया भर में एक लॉबिंग शुरू करने के लिए ऐसी बात कही है, ताकि दुनिया भर के लोगों में कहा जा सके कि ईरान को रोको, ईरान ऐसा करने जा रहा है। ये है असली मकसद उसका। उसका मकसद पूरी दुनिया में लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करने की, भाई ईरान को रोको नहीं तो पूरा इजराइल तबाह कर देगा। समझ रहे हैं आप? ये है उसकी असली फितरत, असली चाल जो है, असली चाल ये है।
ईरान तो तैयार है, बिना तैयारी के उसने तेल अभी बर्बाद कर दिया। जब इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, अब तो वो तैयार बैठा है ईरान। ये तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि ईरान जो है इजराइल को तबाह करने की ताकत रखता है। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं। इसमें नई बात क्या है? ये नई बात क्या है इसमें बताइए? ये इजराइल की आवाम को धोखा देना, उसे दहशत में लाना और डरवाने के लिए किया जा रहा है। और अगर ये बात सीरियस में होती तो अब तक इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई होती। सबको ये पता है कि ये पॉलिटिक्स है, दुनिया के लोगों का ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ कि भाई ईरान को रोको, ईरान ऐसा कर रहा है। क्योंकि ईरान तो लगातार जहाज खरीद रहा है, मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ड्रोन टेस्ट कर रहा है, वो तो अपने तैयारी में लगा हुआ है। तो ये तैयारी क्यों? जब दुनिया भर के लोग फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने को तैयार हैं, फिर भी ईरान क्यों तैयारी कर रहा है? डर तो इजराइल को लग रहा है इस बात का ना। तो नेतन्याहू कुछ ना बोल के अपने मोसाद चीफ से बयान दिलवा रहे हैं। बहुत सिंपल सी पॉलिटिक्स स्टोरी है ये, और कुछ नहीं। जी हाँ, इसमें ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा था, दूसरे पहलू जो अभी आपने बाद में कही कि माहौल बनाया जा रहा है जानबूझ करके कि जो है ईरान से हमले के लिए। बहरहाल IRGC के कमांडर ईरान से उन्होंने 2 टूक एक बयान में कहा है अभी आज ही की रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाने वाला और ना वो घुटने टेकेगा। वो हमेशा जैसे खड़ा रहा है वैसे ही खड़ा रहेगा, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका की पाबंदियां, वो सहमति नहीं जताएगा। तो इस बयान से और IRGC के बयान से मिडिल ईस्ट में क्या पैगाम जा रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट के में एक ही पैगाम है, फिलिस्तीन को अलग होने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है, अरब, जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट। मिस्र में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी वहां से ये खबर आएगी कि मिस्र में तख्ता पलट हो गया। धीरे धीरे लड़ाई, यदि अब फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाना है तो उसके अगल बगल के जो अपने दुश्मन हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और जॉर्डन सबसे अहम जरूरत है जॉर्डन। और ईरान सिर्फ जंग ही नहीं लड़ता है, उसके पास एक और संगठन है, पॉलिटिकल संगठन। उसके माध्यम से वो पूरे दुनिया में फैल करके जो वो लोग वीजा पासपोर्ट के थ्रू जाते हैं और बकायदा वीजा लेके रहते हैं वहां, और सरकार में वहां पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। बसीजी जिनको बोलते हैं, बसीजी ग्रुप है उनका, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल ग्रुप है। और वो पॉलिटिक्स के थ्रू कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया में ईरान के लिए समर्थन जुटाता है। इसके लिए किसी का तख्ता पलट करना पड़े तो वो भी कर देगा। वो हजारों हजार की संख्या में वो लोग फैले हुए हैं, लाखों लाख की संख्या में फैले हुए हैं, और अब कोई उनको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो लीगल तरीके से रह रहा है, पासपोर्ट और वीजा के थ्रू। और इतनी संख्या में वो फैल चुके हैं फिलिस्तीन के आसपास जितने कंट्री हैं कि उनको बहुत देर नहीं लगेगी किसी का तख्ता पलट करने में, क्योंकि आवाम नाखुश है सबसे। चाहे जॉर्डन हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, लोगों की बेचैनी बहुत है फिलिस्तीन के लिए। पूरी दुनिया के मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, जो अमन पसंद लोग हैं, उन लोगों में बेचैनी बहुत है और बेबसी है कि फिलिस्तीन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो कुछ नहीं कर रहे तो भाई अपने बादशाह को हटा ही दीजिए आप लोग, इतना तो कर सकते हैं ना, जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। और वो तो चुने हुए बादशाह है, उनके पास किसी के पास मिलिट्री पावर नहीं है। चाहे जॉर्डन हो, चाहे मिस्र हो, ये लोग बहुत पावरफुल नहीं है। खुद अरब भी पावरफुल नहीं है, वो अमेरिका के बल पर जो कुछ भी हैं हूती से नहीं लड़ पाते हैं। अरब जो है वो हूती से नहीं लड़ पाते। हूती से तो अमेरिका उनके हाँ, तो अमेरिका अगर क्या करेगा? अमेरिका तो ब्लैक वाटर आर्मी वहां से भगा दिया हूती ने। उसके 35 देश मिल किया है, उसके बाद भी नहीं सपट पाए। तो अभी बहुत मुश्किल है ये। अभी सब लोग घिरे हुए हैं। फिलिस्तीन किसी तरह, देखिए इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है कि कैसे भी करके कुछ दिन के लिए मामला टाल दिया जाए, फिर बाद में देखेंगे इसको। और हमास से सब खौफ खा रहे हैं। ये खौफ खा रहे हैं कि इस खित्ते में कोई मिलिट्री पावर ईरान के अलावा,
टर्की के अलावा कोई स्ट्रांग नहीं है। तो ईरान, टर्की, इराक, ये लोग अब तो आपस में जंग करेंगे नहीं, ये सबको पता है। चाहे कितना भी जी आप इनको पुशअप कर लीजिए। यूएई के पास भी उतनी मिलिट्री पावर नहीं है, कंट्री भी बहुत छोटा है। अब ले दे करके, और यमन, ओमान, ओमान जो है वो बिल्कुल किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओमान बगल में यमन है, वो नहीं होता। लेकिन यमन में अलग किस्सा है और ओमान, दोनों आधा आधा है। लेकिन ओमान में जो बादशाह है वो बहुत सुलझे हुए हैं और वो पब्लिक वेलफेयर में सारा काम करते हैं। यमन और ओमान एक साथ आजाद हुए, लेकिन यमन कहाँ रह गया और ओमान कहाँ चला गया। आप अगर ओमान जाइए, वहां की आप हवाई जहाज से जब गुजरेंगे ओमान के ऊपर से, तो ऐसा लगता है कि जैसे शतरंज की बिसात बिछाई जाती है ना, ऐसे पूरे कंट्री को ऐसे लगता है कि एक साथ बसाया गया है। सारे घर एक लाइन से, रोड सीधी सीधी, कहीं कोई कर्व, कोई टर्न, कोई कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं। अगर आप हवाई जहाज से देखिएगा ना ओमान को, ऐसा लगता है कि एक जैसे बनाया गया। एक घर का डिजाइन, एक कलर, सब कुछ बहुत बेहतरीन है उनका, और वो किसी के आसपास की चीजों में डिस्टर्ब नहीं होते, वो अपना बिजनेस करते। जी, प्लानिंग के साथ सारा वर्कआउट है उनका, सारा प्लानिंग के साथ। और वहां को किसी को, मतलब अगर आप बादशाह के भी परिवार का, बादशाह के भी खानदान का अगर कोई क्राइम कर दे, तो उसके साथ भी वही सलूक है जो आम आदमी के साथ सलूक है। जो आम आदमी के साथ कोई माफी नहीं वहां तो पे, बहुत कोई माफी नहीं। और इतना, वहां मेरे एक दोस्त थे कोरोना के टाइम में, बोले कि खाना सरकार खुद भिजवाती थी, बेहतरीन खाना। सरकार सभी रेस्टोरेंट को ऑर्डर कर दी कि भाई कोई भी पैसा हो ना हो, उसको तुम खाना सबको दो। सब बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया था वहां पे। तो ओमान एक अलग है, यमन अलग है। जी, खैर बहरहाल यमन के इस्लामिक जो बादशाह थे ना, फंडामेंटल भी वो उनका अकाउंट अमेरिका था, वो सारा पैसा इधर उधर सब गड़बड़ करते थे, घोटाला करते थे ये लोग। तो वो भाग के चले गए। हूती ने जब हमला किया तो भाग के अरब में जाके छिप गए। तब से हूती का कंट्रोल है और वहां की सरकार, दोनों मिलके काम करते। ये अमेरिका दोनों के बीच में लड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये लोग लड़ते नहीं, आपस में मिलके काम करते। धीरे धीरे वहां, अब सोचिए कि एक ही हवाई अड्डा है, एक ही हवाई जहाज था उनके पास, यमन के ऊपर के पास। वो भी अमेरिका ने मार के, उसने, इजराइल ने मार दिया। लोग हज पे निकलने वाले थे, अभी बैठे नहीं थे, तब तक उस पर मिसाइल मार दिया, तो वो जहाज भी खत्म हो गया। अब सोचिए कि अगर वो लोग, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन थी कि अभी बैठ गए होते तो 300-400 लोग मारे गए होते हाजी। तो आराम वो से हाजी चले। बैठने से पहले ही वो मिसाइल गिर गई उसके ऊपर। जी, अभी आपने जिक्र किया मिस्र का, थोड़ा सा मिस्र की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मिस्र में जो न्यू जनरेशन की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके खौफ के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए जरा। देखिए, मिस्र में तख्ता पलट की बात शुरू हो चुकी है, और मिस्र रफा बॉर्डर पे है। तो जब भी रफा की तरफ से जब कोई जाता है अंदर सामान, तो वहां पे कोई इन लोगों का कंट्रोल है वहां पे। वहां पे जैसे अमेरिका चाहता है, जैसे इजराइल चाहता है, वैसे ही लोग करते हैं। इस बात से वहां की जो आवाम है वो बहुत नाखुश है। आवाम ने क्या किया कि समुंदर के अंदर बोतल में खाने पीने का सामान रख करके और समुंदर में डाल दिया कि हवा चलेगी, बहते बहते ये फिलिस्तीन गजा की तरफ चली जाएगी। और एक पर्ची लिख के डाल दिया कि फिलिस्तीन के भाइयों, गजा के भाइयों, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। समझ रहे आप? तो आप सोचिए कि वहां के लोगों में कितना गजा के लिए बेदारी है कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन बादशाह चूंकि अमेरिका परस्त है, इसलिए वो चलने नहीं देते। सरकार उनकी है, गवर्नमेंट उनकी, इस बात को लेके अंदर से काफी नाराजगी है। और चूंकि रफा बॉर्डर पे है, तो वो सामने देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, इसलिए जो है बहुत जल्दी मिस्र से ही शुरू होगा। हमको लगता है कि तख्ता पलट वहां हो जाएगा, पूरी तैयारी है। और वहां पे जी, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल के बाद ये तीसरी जगह है जहां पे जैनजी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कि जैनजी जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको गिरफ्तार तो कर रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ में ये खौफ भी सामने आ रहा है उनका। तो बहरहाल ये सवाल यही था कि ये जो
जेंजी वाला मसला है, क्या मिस्र में मतलब शुरू हो जाएगा इसके बाद? नहीं, शुरू हो चुका है, हो नहीं जाएगा, हो चुका है। और गिरफ्तारी करने से बातें और भड़क जाती हैं। इस तरह के अगर हाँ। एजिटेशन को आप दबाना चाहेंगे, बगल में जहां गजा के 64,000 लोगों ने अपनी शहादत दे दी, उसी के बगल में आप गिरफ्तार करके क्या बिगाड़ लेंगे उनका? गिरफ्तार करने से तो और मामला भड़क जाता है। ऐसे माहौल में आप खामोशी से ही कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप दबाने की कोशिश करेंगे तो जितना दबाएंगे उतनी वो उठेंगे। जब उनको 64,000 लोगों ने शहादत दे दी इस पूरे लड़ाई में, तो मिस्र के नौजवान क्या जेल नहीं जा सकते? और जेल कितने को जेल में रखेंगे? जेल कितनी बड़ी जेल होगी? ये भी तो बात है ना। बात जेल में कितनी जगह है और कितने को जेल में रखेंगे? हाँ, खाना ज़ाहिर-सी भी बात। देना पड़ता है। रोज गवर्नमेंट का पैसा जाता है उसमें। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जेलों में भीड़ बढ़े। हर गवर्नमेंट नहीं चाहती है, क्योंकि वहाँ उनको रेवेन्यू खर्च होता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है। जेल में कैदियों को खाना खिलाना पड़ता है। कोई भी सरकार, इसीलिए आप देखिए मुकदमे लंबे-लंबे चलते हैं। भारत में भी आप देख लीजिए, हर देश में ऐसा होता है कि सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे जेलों में संख्या बढ़े, क्योंकि उनके ऊपर सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता है इससे। और पब्लिक में क्राइम, अगर ज्यादा आप कैदी हो गए तो क्राइम ज्यादा है इसका मतलब। तो जो लोग जेल में जा रहे हैं वो कोई ना कोई क्राइम करके जा रहा है, तो इसका मतलब कि क्राइम ज्यादा है ना। जेल की कैदियों की संख्या देख करके आप शहर का क्राइम रेशियो तय कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए 200 एफआईआर हो गई, तो 200 में एक केस में अगर 2-3 लोग मुलजिम हो जाए कम से कम, तो 500-600 लोग तो बढ़ गए जेल के अंदर ना। और बेल नहीं हुई आराम से। उसमें, जेल में रहे। इसीलिए बेल का प्रोविजन जो है ना, इसीलिए है कि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जेल में ना रहें। उनको रेवेन्यू लॉस होता है, पैसा देना पड़ता है। और अगर मान लीजिए 10-10 हजार आदमी जाके जेलों में बैठ जाए, तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। 700-800 रुपया एक आदमी की खुराकी तय होती है। हम लोग जब एक बार मुलायम सिंह यादव जी से हम पूछे कि आप जेल जी। भरो आंदोलन क्यों करते हैं, तब उन्होंने मुझे ये थ्योरी समझाई थी कि एक ओहो! डिस्ट्रिक्ट में मान लो अगर 5,000 आदमी आप जेल चले गए, जेल में जाके बैठ गए, तो सरकार ने आपकी एंट्री कर ली। एंट्री कर ली तो 750 रुपया पर हेड, 750 रुपया उस जमाने में। पर हेड। ये मेरी ख्याल से घटना है 2002, 3, 4 के समय हम जेल भरो आंदोलन होता था। तो हम पूछे उनसे कि आप जेल में जाने से क्या फायदा? तो बोले कि सरकार को एक तरह से असहयोग आंदोलन समझो इसको, कि अगर सरकार एक जिले में 5 सत्ते 35 3,50,000 रुपया एक टाइम देना पड़ेगा, तो 20-25 लाख रुपया आपको एक दिन में खर्च हो रहा है एक जिले में। 70 जिले हैं तो 7 त्रिके 21, करीब-करीब 20 करोड़ रुपया रोज अगर जाने लगे खाना में, तो सरकार को तनख्वाह देने को पैसा नहीं बचेगा। ट्रेजरी से पैसा निकलेगा ना इतना। जब आप जेलर डिमांड करेगा कि भाई हमको 5,000। अच्छा, जेल में इतनी जगह होती नहीं। जेल भरो आंदोलन जब होता है, तो जेल में इतनी जगह नहीं होती है, तो वो लोग स्कूल को जेल बना देते हैं। जैसे आपने कहा कि हम जेल भरेंगे, तो स्कूल को जेल बना देते हैं। पर ऐसा वहां भूखा थोड़ी रखेंगे, खाना तो देना पड़ेगा। अब वहां पे 5,000 आदमी का खाना बन रहा है, कितना पैसा सरकार का जा रहा है, प्लस 5,000 में कोई बीमार पड़ गया, कहीं कोई मर गया, कोई बात हो गई, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये जेल भरो आंदोलन चलाया जाता है। यह एक तरह का असहयोग आंदोलन है। तो ये बहुत बड़ी, ये लोग पुराने लीडर्स थे, इन लोगों को बहुत कुछ जानकारी थी। ये लोग अब आजकल किसी को नहीं समझ में आता है कि भाई अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अब तो लोग माफी मांग ले रहे जाकर के अपोजिशन लीडर सरकार के नेता से कि हमने विधानसभा में कुछ बोल दिया तो आप बुरा मत मानिएगा। इस तरह की पॉलिटिक्स अब चल रही है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। आपने आज हमारे इल्म में ये इजाफा भी कर दिया, हमें नहीं मालूम था ये मसला, और हमारे नाज़रीन को भी गालिबन नहीं मालूम था। और आज एक बात हमको और नहीं मालूम थी जो आज पता चली है, तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने बताया कि माशाल्लाह आज आपका जो है यौम पैदाइश है आपकी, और अल्लाह ताला आपको सलामती और लंबी उम्र दे। और मुझे आज ही नहीं, पता चला, मुझे तो नहीं मालूम था। पर हाँ, नहीं, आपके वो लिए गलत बताया सूचना फिर। मिल गई उनको। अच्छा, अप्रैल में मेरी तो पैदाइश।
अच्छा, तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने आज स्पेशली जो है वो दिया मुझे, नहीं, वो तो मैंने मेरे कहा बहुत साहब अजीज हैं, उनकी सरपरस्ती मेरे ऊपर रहती है। बहरहाल मतलब जो उनको मालूम था उसके लिए बहुत शुक्रिया, और हमेशा उनकी चलिए सरपरस्ती हमारे साहब। ऊपर रहती है। उनका दुआओं का एहसास है मुझे, और उनके दुआओं का असर है कि हम लोग इतनी परेशानियों हाँ, के माशाल्लाह 2-3 नहीं। महीने से काफी बीमार रहे, लेकिन आज आपके साथ बैठे हैं, ये अल्लाह का हाँ, शुक्र है। और माशाल्लाह नहीं, तबरेज़ भाई नहीं। की सबकी सभी लोगों की दुआएं, जो हमारे नाज़रीन सभी हैं सभी उन की लोग की दुआएँ। दुआओं ने। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। नहीं